Hello student, a very good morning to all of you and welcome you to in our YouTube channel Dharmadev Inter College. Please subscribe this channel, like this video and share this video. And guys, आप लोग ना कमेंट करके आप हमें ये बताइए कि आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करवाई है एक तरह से कि आपने ये वीडियो देख ली, आपको समझ में आ गया या नहीं, इसका फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट्स में। ओके, सो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर एरर्स यूनिट एंड मेजरमेंट में। तो इसमें हमने अभी तक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों की अभिव्यक्ति, ठीक है। तो इसको हम आगे लेते हुए चलते हैं, लेकिन उसके पहले हमने जो पिछला देखा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरा प्रैक्टिकल है और मैं काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ आपको। तो और आप इसका आगे यूज़ भी काफ़ी है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारा थोड़ा सिस्टम में ये गड़बड़ी है कि अभी तक आप लोगों ने एक भी प्रैक्टिकल करा नहीं और पहला ही चैप्टर ये दे देते हैं, तो इससे थोड़ा सा आइडिया कम लग पाता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, प्रैक्टिकल्स करोगे, तो आपको उतना ही क्लियर होता जाएगा। ओके, तो इन त्रुटियों का जो महत्व है ना, ये जो यूनिट एंड मेजरमेंट का जो महत्व है ना, वो सब क्लियर होता जाएगा और काफ़ी हद तक आपको हर चैप्टर में इसका यूज़ भी करना पड़ेगा। तो आप इसको काफ़ी ध्यान से पढ़िए, जितना समझेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे त्रुटियों की अभिव्यक्ति। तो उस दिन हमने पहला इसका देखा था एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट एरर्स। तो इसमें हमने ये देखा था कि हम पहले देखो, मान लो इसको एक बार और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लो आपसे कह दिया गया आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक्सपेरिमेंट इज नॉट ए बिग थिंग, इट इज वेरी सिंपल। आप लैब में कुछ भी करते हो, अगर आप लैब में इस ढक्कन का डायमीटर भी नापते हो ना, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट में ही आता है। ओके, तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है कि एक्सपेरिमेंट है तो कोई बड़ा ही साइंटिफिक वो होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप एक्सपेरिमेंट को छोटे से भी समझ सकते हो। तो अगर आप लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, तो वहाँ से अगर मान लो आपने बात है तो इस ढक्कन की आपने वो नापी डायमीटर, ठीक है। डायमीटर आप किससे नापोगे, इसकी, तो इसकी वर्नियर कैलिपर से नापोगे। तो अब ये थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल हो गया क्योंकि आपने वर्नियर कैलिपर नहीं देखा। तो अभी तक मैं बहुत सिंपल चीज, मान लो आपने एक लाइन खींची, अब इसकी आपको नापना है कि लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ, अब यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है, तो मान लो हमारा स्केल है मेजरिंग, और इससे अगर हम नाप रहे हैं तो हमको मिल रहा है कुछ ऐसे अज्यूम करना है कि मिल रहा है हमको 7.8 सेंटीमीटर। ओके, अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि अगर ये 7.8 है, तो आप इसमें इतना श्योर नहीं हो कि 7.8 है कि 7.9 है कि 7.6 है। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो ये 7 है हमारी स्केल का, 7, और ये 8, ठीक है। तो अब मान लो हमारी लाइन कहीं ऐसे है, ये 8 है, तो एग्जैक्ट 8 का नहीं, 7 थोड़ी छोटी है, क्योंकि ये हमारी लाइन, ये हमारी लाइन है। तो अब देखो एग्जैक्ट 8 का नहीं, यह हमारी लाइन है, मान लो ऐसे कुछ एग्जैक्ट 8 से थोड़ा आगे या 8 से थोड़ा पीछे है। तो हम इसमें श्योर नहीं है कि 7.8 ही है कि 7. क्योंकि ये 7. इसका जो अल्पतमांक है वो 7.8 है। अल्पतमांक हमने उसमें डेफिनेशन बनाया था। अल्पतमांक क्या होता है कि कोई भी अंक जो सबसे छोटी, जो न्यूनतम माप कर सकता है वो क्या होती है, अल्पतमांक। जो मिनिमम रीडिंग ले सकता है वो क्या होती है, उसका अल्पतमांक। तो हमारी जो स्केल होती है प्रॉपर, हमारे पास जो स्केल पटरी होती है, उसका मिनिमम लीस्ट काउंट कितना होता है 1 mm होता है, ये 1.1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 1 mm होता है ना। तो 1 mm होता है 1 मिलीमीटर। अब 7.8 मतलब 7 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। 7.8 से थोड़ा सा कम भी होगा तो हम इसको 7 ऐसा नहीं लिख सकते, 7.76 ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसा नाप ही नहीं सकते, ऐसा हमको पता ही नहीं, क्योंकि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो इतना एक्यूरेट नहीं नाप रहा है, ठीक है। वो या तो 7.8 बताएगा या 7.7 बताएगा, 7.9 बताएगा, या जो भी है उस तरह बताएगा, ठीक है। मतलब
ये 1 mm तक ही इसमें चेंज जो होगा वो 1 mm के बाद ही होगा। अगर 7.8 है 7.85 पे भी ये 7.8 ही रहेगा, 7.86 पे भी ये 7, जब तक 7.9 नहीं होता तब तक ये 7.9 नहीं होगा, ठीक है। 1 mm के बाद ही इसमें चेंज आएगा। तो ऐसा है। तो अब हम इतना श्योरिटी के साथ अगर हमको कोई भी रीडिंग लैब पे रिपोर्ट करने जाना है तो अगर हम डायरेक्ट 7.8 लिख देते हैं ना, इट्स नॉट अ प्रॉपर वे टू एक्सप्रेस इट, ठीक है। तो इसको हम ना, इसका जो प्रॉपर तरीका है लैब पे जो रिपोर्ट करने का प्रॉपर तरीका होता है वो क्या होता है, इसको जब हम रिपोर्टिंग वैल्यूज की लिखेंगे या कहीं भी हमको जाना है रिपोर्ट करके हम इसको लिखेंगे 7.8 और प्लस माइनस इसका लीस्ट काउंट है ना। अब लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर, ऐसे 7.8 और प्लस माइनस लीस्ट काउंट। तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी ना, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी, मान लो इसकी जो हम रीडिंग लिखेंगे हमेशा ऐसे लिखेंगे, मेजरिंग वैल्यू प्लस लीस्ट काउंट अल्पतमांक प्लस माइनस अल्पतमांक। मतलब अल्पतमांक के इतना इसमें हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी, ठीक है। इसमें हम इतना श्योर नहीं हो सकते कि नहीं ये 7.8 ही है, ओके। तो अल्पतमांक के इतनी इसमें अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। तो इसलिए जो लास्ट डिजिट होता है इसका, जो इसमें हम प्लस माइनस अल्पतमांक इसमें हम जोड़ते हैं, ओके। तो हम जो रिपोर्टिंग वैल्यू या जो इसका ट्रू वैल्यू होगी मेजरिंग वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। तो हम हमेशा जो इसकी ट्रू वैल्यू लिखेंगे वो मेजरिंग वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। अब देखो उस दिन हमने देखा था कि एब्सोल्यूट ना, एब्सोल्यूट का मतलब होता है, मान लो कि हमने ये अभी दोबारा इसलिए ले रहे हैं कि आपको शायद उस दिन क्लियर ना हो। तो मान लो हमने बोला कि भाई इस पेन का इसका डायमीटर माप के दिखाइए, तो आपके क्लास के सभी बच्चों ने या आपने ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू के लिए हमेशा हम जो त्रुटियां होती है ना उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, उनको कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। त्रुटियां जितनी कम होंगी हमारी वैल्यू जो हमारा रीडिंग होगा वो उतनी ही एक्यूरेट होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको कई बार हम परीक्षण करते हैं, कई बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो थोड़ा सा एरर इधर उधर डेविएशन होता है वो आता है, और फिर हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं और एवरेज वैल्यू से फिर हम आगे उसको एवरेज वैल्यू के ही उसकी ट्रू वैल्यू मानते हैं, ओके। एवरेज वैल्यू को ही हम आगे प्रोसीड करते हैं उसकी ट्रू वैल्यू मानते हुए। तो अब मान लो कोई चीज हमारे लिए बहुत अगर कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो, या कोई इसमें एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है तो हम एक दो बार में नाम के खत्म करते हैं। अगर मान लो कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हमको नहीं इसकी एकदम एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम उसको कई बार उसका परीक्षण करेंगे 8 से 10 बार, ठीक है। एन टाइम्स हम वैसे जनरली मान रहे हैं, लेकिन 8 से 10 बार 6-7 बार तो कम से कम करेंगे। और उसके बाद फिर हम उन सब वैल्यू जितनी भी आएंगी उनका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, मीन निकालेंगे, और उनका मीन निकालने के बाद फिर हम उसको ट्रू वैल्यू मानते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। डायमीटर बताने के लिए बोला, तो डायमीटर बताने के लिए हम मान लो हमने कई बार परीक्षण की, पहली बार करा तो इसका मान लो A1 आया, दूसरी बार करा तो इसका मान लो A2 आया, तीसरी बार करा तो इसका मान लो A3 आया, चौथी बार करा तो इसका A4 आया, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे है। अब इसके जो हमारी जो इसकी अगर हम कहीं भी मेजरिंग वैल्यू लिखेंगे ना तो एक वैल्यू, ठीक है। अब हम एक को A1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो पूछा कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, A1 प्लस माइनस लीस्ट काउंट, ठीक है। हमेशा अगर हमें केवल A1 को रिप्रेजेंट करना तो A1 प्लस माइनस लीस्ट काउंट, ओके। तो अभी यहाँ पर अगर लीस्ट काउंट को कंसीडर करें कैलकुलेशन के बाद लास्ट में देखते हैं इसका क्या महत्व होता है। तो अब A1 A2 A3 हमारी इतनी मेजरिंग वैल्यू आ गई अलग अलग। अब हमको निकालना क्या है, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के लिए यह इसका वास्तविक मान, ठीक है, वास्तविक मान। वास्तविक मान के लिए इसके लिए क्या करेंगे, हम इन सब का एवरेज निकालेंगे। सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन में
ठीक है, ऐसे सोन ए एन तक है और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल एन टर्म्स अगर टोटल 4 है तो 4 अपॉन में 4, टोटल अगर हमने 10 बार करा है तो a1 a2 a3 a4 a5 a4 a6 a7 a8 a9 a10 अपॉन में 10। ओके, इन सब का जोड़ के अपॉन में, तो इसकी एक ट्रू वैल्यू हो गई, इसको हम मान लेते हैं, इसका मान है am। ओके, a में इसका मान है am मान लिया। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, am ट्रू वैल्यू am प्लस माइनस लीस्ट काउंट। हमने सबको एक ही इंस्ट्रूमेंट से नापा है, मान लो वर्नियर कैलिपर से नापा तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट और प्लस माइनस में ऐड करेंगे और उसके बाद am, ठीक है, उसका मेजरिंग वैल्यू। अब ये हो गया इसका मेजरिंग वैल्यू, ये हो गया इसके ट्रू वैल्यू। अब हमको क्या बोल रहा है कि हम ऐसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब हमको पता है कि ये तो हमारी इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि है, ठीक है, ये हमारी यंत्र में जो है यांत्रिक त्रुटियां हैं, यंत्र में जो है वो त्रुटि है। लेकिन हमारे नापते टाइम ये तो इधर उधर हो सकता है, मान लो किसी और टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस, हवा का इफेक्ट या कुछ और कई भी डिफेक्ट हो सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या फिर हमारे हमने नापते टाइम कोई गलती कर दी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उन सब जो एवरेज है ना, इन सब की अलग अलग त्रुटि निकालते हैं कि इसमें कितना त्रुटि है, इसमें कितना त्रुटि है, इसमें कितना त्रुटि है, इसमें कितना त्रुटि है। ओके, तो अब A1 के लिए, A1 में जितनी त्रुटि है ना उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ am माइनस A1, ठीक है, इसको हम डेल्टा A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा A2 कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ am माइनस A2। अगर हम मॉड नहीं लगाएंगे तो इसका जब एवरेज लेंगे टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा A3 कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ am माइनस A3, ठीक है। मतलब हमारी जो वास्तविक मान है और हमारा जो अलग अलग मेजरिंग मान है, जो हमने अलग अलग मापा है, उसमें जो मान आया और जो हमारा वास्तविक मान है जो हम मान के चल रहे हैं उसमें कितना अंतर है, यही तो हो गई त्रुटि, ठीक है। वास्तविक से जो हमारी अलग अलग है वो उसका अंतर ही तो त्रुटि है। मान लो वास्तविक मान 5.76 है, ठीक है, और हमने A1 जो हमारा आया था वो 5 कुछ आया था 74 समथिंग, तो इसमें त्रुटि कितनी हो गई, 0.02 की है ना त्रुटि, तो यही तो त्रुटि है। ओके, अभी न्यूमेरिकल से और क्लियर हो जाएंगे। तो ये अब हमको निकालना है टोटल त्रुटि कितनी हुई है, तो त्रुटि का भी अब वास्तविक मान मिले, तो त्रुटि का जो वास्तविक मान आएगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ डेल्टा n, मतलब A1 A2 A3 A4 डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 इन सब का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इसकी मेन वैल्यू। तो इन सब को हमने ऐड करा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 सो ऑन अपॉन में n, क्योंकि टोटल n टर्म्स है। ओके, तो अब हमारा आता है कि भाई यहाँ से हमारी आ गई टोटल जो त्रुटि है हमारे, जो एक्चुअल में कितनी त्रुटि हुई है वो आ गई, एक्चुअल में हमारा कितना एरर है वो आ गया। तो अब जो हम वैल्यू, क्योंकि इतने मान है ना, ये जो वैल्यू है इसमें हम इतना हम श्योर नहीं है कि इतना हम इसमें इतना प्लस कितने की त्रुटि हो सकती है, इतने मान के लिए हम श्योर नहीं रह सकते। अगर मान लो टोटल वैल्यू इसकी आ गई 0.05, ठीक है, टोटल त्रुटि आ गई, तो टोटल त्रुटि इतनी आ गई और हमारी वैल्यू आती है 5.76, ओके, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू। तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू, तो हम इसके साथ इतने मान के साथ हम संतुष्ट नहीं है, इसमें इतना प्लस भी हो सकता है और इतना माइनस भी हो सकता है। इसलिए कि त्रुटि का मतलब ये मान जो इसका जो वास्तविक मान है ना इसके डायमीटर का, वो इससे इतना प्लस भी हो सकता है और इतना माइनस भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसके जो वास्तविक मान को लास्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारे जो इसका वास्तविक मान होगा जो आएगा लास्ट में, उसको हम त्रुटि से कैसे लिखेंगे कि डेल्टा am प्लस माइनस ये त्रुटि, ठीक है, ये त्रुटि, इसको हम डेल्टा am लिख सकते हैं, डेल्टा am, ठीक है, इसको हम डेल्टा am, तो am प्लस माइनस डेल्टा am, ये हमारे हो गए जो वास्तविक मान लास्ट में आया, जो हमारा वास्तविक मान अंत में आया, ये हो गया हमारा am प्लस माइनस डेल्टा m। इसको यही होता है हमारा ट्रू वैल्यू और ये होता है हमारा निरपेक्ष मान, इसको बोलते हैं हम हमारी त्रुटियों का निरपेक्ष मान। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके पहले लेक्चर में भी यहाँ पे बात हुई थी और यहाँ भी होगी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू, एरर्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये हमको क्लियर हो गया होगा। अब देखो
आगे बात करते हैं परसेंटेज एरर्स की। तो इसी का दूसरा है परसेंटेज एरर्स। अब हम बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि की। तो प्रतिशत त्रुटि देखो डेल्टा ए एम यहाँ से आया था कि समेशन ऑफ ए आई, मतलब सभी ये हम समझ गए थे कि हमारी त्रुटियों का जो जितना भी त्रुटि आई है डेल्टा ए आई इन सब का जो समेशन है अपॉन में इसका एवरेज वैल्यू आ गई, और एवरेज वैल्यू अपॉन में हमारी जो ट्रू वैल्यू है ना ए एम, वो मतलब उसके कितने परसेंट में त्रुटि है इनटू 100। ओके, तो यहाँ से हमारा आता है प्रतिशत त्रुटि। इसी में हम 100 का गुणा कर देते हैं तो ये होता है प्रतिशत त्रुटि। एंड वर्गमात्र मूल त्रुटि होती है, हम सारी त्रुटियों का अपने स्क्वायर करके और उसके बाद उसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो वो क्या होती है हमारी वर्गमात्र मूल त्रुटि। तो ये तो हमारी 3 हो गई। अब हम आगे आते हैं कि हमारी त्रुटियां होती कितने टाइप की हैं। ओके, क्वेश्चन से सारी चीज क्लियर हो जाएगी जब एक क्वेश्चन करेंगे सबसे रिलेटेड। तो कितने मिनट का? हाँ, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की। ठीक है, तो एरर्स जो होती है वो हमारी मेनली 2 टाइप्स की होती है। वैसे कहें तो 2 टाइप्स के सकते हैं कि 2 टाइप्स के हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इसमें हो गए सिस्टमेटिक, और इसको इंस्ट्रूमेंटल भी बोल सकते हो एरर। ओके, सेकंड इसमें हो गए रैंडम एरर। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक त्रुटियां, और इसको हम बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। ओके, इसको यादृच्छिक, इसको यांत्रिक। यादृच्छिक मतलब ना चाहते हुए, या रैंडम तो मतलब ये होता है कि कैसे भी हो जाए, इसका हमें कोई इसका एक्चुअल रीजन इसका नहीं पता है कि भाई कैसे हो रही है त्रुटि। ठीक है, हमारी गलती से हो रही है, एनवायरनमेंट की गलती से हो रही है, कैसे हो रही है हमका इसका एक्चुअल रीजन नहीं पता। जो सिस्टमेटिक और यांत्रिक त्रुटियां होती हैं ये क्या होती हैं, इसमें अब हम बात करते हैं बेसिकली अभी इनकी सिस्टमेटिक और यांत्रिक त्रुटियां की। इसमें हमारे यंत्रों की गलती है। मान लो कि जैसे कोई हमने अभी जनरली ले लो कि एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, वोल्ट मीटर है। अब वोल्ट मीटर का मान लो कि आगे का जो कांच है ना, जो ऊपर आपने देखा होगा कांच लगा होता है, वो टूट गया। ओके, अब अगर वो टूट गया तो उसमें क्या होगा कि जो सुई है वो सुई, अब मान लो पंखा चल रहा है, हवा चल रही है, तो सुई हवा के कारण थोड़ी सी इधर हो गई या थोड़ी सी इधर हो गई, उसको हमें एक्चुअल रीजन नहीं पता, तो उसमें क्या आ गई, एक त्रुटि आ गई। तो इस टाइप की त्रुटि को क्या बोलते हैं हम, इस टाइप की त्रुटि को बोलते हैं सिस्टमेटिक और इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ठीक है, यांत्रिक त्रुटियां। जैसे अब मान लो कि आपने कोई आपकी स्केल जो आपने प्रॉपर यूज करते हो ना अपने क्लास में, वो वाले स्केल है जिसके लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 mm होता है। तो अगर मान लो वो आधे से टूट गई, ठीक है, आधे से टूट गई, अब आपको नापना है कोई चीज, तो आप क्या करते हो, मान लो कि वो टूट गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने नापना है इसकी लंबाई, तो यहाँ तक की लंबाई मान लो आई, उसमें जो रीडिंग आई वो आई 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, इसको 8 सेंटीमीटर थोड़ी ना बोलोगे, इसे बोलोगे कि 8 - 3 कितना होता है टोटल, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो जीरो की तरफ से वो, इसका मतलब क्या है कि उसका जो जीरो, जो स्टार्टिंग में जीरो पे था ना, अब उसका जीरो कहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया। अब उसका जीरो कहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया। तो इस टाइप की जो त्रुटि होती है वो क्या होती है, हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में, हमारी जो मेजरिंग डिवाइस है उनके एरर्स हो गए। ऐसे ही मान लो कि आपका कोई भी ऐसा प्रेशर गेज हो गया, बहुत जो गाड़ी में हवा भरते हैं ना, उसका प्रेशर गेज हो गया, उसमें मान लो उसका जो सुई वाली, जब उसमें जीरो प्रेशर है, कम प्रेशर में आपके जब कोई प्रेशर नहीं है, तब भी वो 5 पे ही एक्टिव है। ठीक है, अब हमने उसके प्रेशर हवा भर दी, काफी हवा भर दी, तो अब वो आती है 8 पे। ओके, तो अब हम इसको क्या समझेंगे कि उसमें 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नहीं, उसमें 8 एटीएम नहीं है, उसमें कितना है, उसमें है जो 3 एटीएम। ठीक है, उसमें जो प्रेशर है वो कितने का है, 3 एटीएम का। तो इस टाइप की जो त्रुटियां होती हैं वो किसमें आती है, हमारी सिस्टमेटिक और यांत्रिक त्रुटियों में। ठीक है, ये देखो 2-3 एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि
अब उसका हम क्या करते हैं, उसमें जो हम ये 3 ATM जो हमने इसकी वैल्यू बताई ना, ये हमने उसकी त्रुटि को हटा के बताई, उसकी त्रुटि को हमने साइड पे रख के बताया, ठीक है। मान लो इसमें 8 ATM आया, अब कोई नहीं जानता है वो कितना समझेगा, इसमें कितना है 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, लेकिन उसमें एक्चुअल में कितना है 13 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस टाइप की जो गलतियां होती है, इस टाइप की जो त्रुटियां होती है, वो हमारे सिस्टम की कमी से होती है। तो सिस्टमेटिक या इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर्स भी बोल सकते हैं। अब बात आती है किसकी, यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियां हमारे साथ किसी भी तरीके से घटित हो सकती हैं। मान लो कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, या हमारे कुछ लोगों की नजर कमजोर हो गई, तो जो जीरो होता है जीरो पे ना रख के कहीं पे और थोड़ा सा 1-2 mm इधर उधर हो गया, तो उसकी वजह से हो जाते हैं। या फिर किसी का हवा का इफेक्ट हो गया, या फिर गर्मी का इफेक्ट हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट, कि ठंडी में थोड़ी सी वो धातु की प्लेट है वो ठंडी में थोड़ी सी सिंक हो जाती है ना, सिकुड़ जाती है, और उसका जो गर्मी में थोड़ा सा उसका जो है एक्सपेंशन हो जाता है, प्रसार हो जाता है। तो उस टाइप की जो एरर्स होती है वो क्या होती है, हमारे यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं, ठीक है। इसमें हम एक्चुअल में नहीं कह सकते, इसका रीजन हम नहीं दे सकते, वो क्या होती है हमारी यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं। यहाँ पर हम रीजन दे सकते थे कि भाई इसका जीरो जो है 0 पे नहीं है, इसका 0 5 पे आ गया, जो हमारा जो प्रेशर गेज है उसका 0 पे नहीं है, वो 0 हमारा 5 पे आ गया, तो हम वो वहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसकी जो एक्चुअल रीजन है वो नहीं दे सकते। तो आई थिंक इसका आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि सिस्टमेटिक एरर्स में क्या होता है, जो हमारे सिस्टम के कारण, जो हमारे मापक यंत्रों के कारण, जो भी मापन में जो भी हम रीडिंग लेने में जो भी डेविएशन आता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम सिस्टमेटिक एरर्स। और जो हमारे पर्यावरण या हमारी गलतियों के आधार पर जो भी डेविएशन आता है वो क्या होता है, हमारा यादृच्छिक एरर्स। आप लोग इसको अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख लेना इन सब चीजों की, क्योंकि ये सब चीजें आपको प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलिए। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए कि भाई हाँ हमने ये लेक्चर अटेंड कर रहा है, तो इसके लिए आपकी अटेंडेंस मार्क हो गया। तो इन दोनों को हम हमारे लिए दोनों हमारे डिवाइस के साथ हो सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो ये एरर्स है ना, ये कम से कम हो, इसलिए हमें कोई भी रीडिंग लेते समय हमें उसको 10 से 12 बार लेना चाहिए, और अलग अलग टेम्परेचर पे भी लेना चाहिए। अगर मान लो कोई चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमारे देश के लिए जब कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उसको वही चीज़ को यहाँ पर नापते हैं अपने देश में, जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, उसी देश को ध्रुवों पे नापते हैं जहाँ पर बहुत ठंडी होती है, दूसरी को बहुत ही कम टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर वाले प्रदेशों में नापते हैं, उसी को हम नापते हैं उसी को हम वैक्यूम में नापते हैं, उसी को हम तेज हवा में नापते हैं। तो हम उसी को अलग अलग सिचुएशन में नापते हैं, ताकि हमें उसकी जो एक्चुअल में जो उसकी रीडिंग है ना, वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो इस टाइप की जो वो होती है ना, यादृच्छिक त्रुटियों को कम करने के लिए हम ऐसे इसके फिर जब हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो हमको काफ़ी हद तक उसकी जो उसका जो वास्तविक मान है, ट्रू वैल्यू है, वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं।